मौजूद हैं। दीपन सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मतलब इस प्रकार का ट्रेड वॉर, इस प्रकार वर्चस्व की लड़ाई, मतलब बीते शुक्रवार से तो ये ऐसी अगर आप देखें शार्प हो गई कि पूछिए मत। अभी एग्जैक्टली एज ए इन्वेस्टर करना क्या चाहिए, क्योंकि आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही हैं। बीते 2 महीने में आपने बहुत कुछ देखा, आपने एफआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जिट, आपका क्वार्टरली नंबर्स का डिसअपॉइंटमेंट, उसके बाद आप ये देखिए कि ये टैरिफ वॉर का जो चरम था वो भी हमने देख लिया। वो फाइनली अगर आप देखें तो वो भी इस प्राइस में है, और बाजार ने एग्जैक्टली मीनिंगफुल लो क्रिएट किए, 22,000 के आसपास, 21,900 के आसपास। क्या आप इसको एक बहुत ही मीनिंगफुल लो मान रहे हैं? क्या ये हम होल्ड कर जाएं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? इसके चांसेस लग रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल है और मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि इज दिस सीजन 2 ऑफ 2008 द ग्रेट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये मैं इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है कि इज दिस पार्ट 2 ऑफ व्हाट वी सॉ इन 2008, कि ये एक नॉर्मल सी हल्की सी क्राइसिस है विच विल पास ओवर। और इसका जवाब केवल एक ही बंदा दे सकता है पूरी विश्व में, वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प सोचते हैं कि उनको जो उनकी कॉन्सेप्ट है दैट देयर शुड बी इक्वल इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद ऑल हिज ट्रेडिंग पार्टनर्स, या तो वो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या फिर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, अगर ये उनका इंटेंशन है एंड ही फॉलोज थ्रू, देन वी आर इन फॉर अ वेरी सॉलिड रिसेशन इन ग्लोबल मार्केट्स, इन ग्लोबल इकोनॉमी। और इसकी वजह से इंडियन मार्केट कैन ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर ये 5 से 12-13% का ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, देन ऑल्सो यू विल हैव अ मार्जिनल रिसेशन एंड इंडिया विल बी एबल टू एस्केप एंड वी शुड बी डूइंग फाइन। लेकिन ये जो दो सिनेरियोज है उसका आंसर आपको 90 डेज में ही मिलेगा। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग, आपका जो क्वेश्चन था इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आई थिंक इन्वेस्टर शुड जस्ट स्टे अवे। और अगर चांस मिले तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे कैश लेवल बढ़ाने चाहिए। In times of uncertainty, money in your pocket is really, really valuable. ओके, जनरेट सम कैश। और देखिए, जो लोग 2008 से वाकिफ नहीं हैं, जैसे कि दीपन जी ने बहुत अच्छा कहा कि इसका बहुत हद तक आपको स्पष्ट नज़रिया 90 दिन बाद ही मिलेगा। 2008 में मुझे याद अच्छी तरीके से, मैं स्क्रीन पे था, 6200 का इंडेक्स हुआ करता था। 6200 क्रैक होके फर्स्ट इंस्टेंस में आया, पहले इंडेक्स करीब आप समझ लीजिएगा कि 4500, जनवरी फरवरी में प्राइस डैमेज हुआ। बट उसके बाद जो ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ टुवर्ड्स अक्टूबर, मुझे याद अच्छी तरीके से 22 अक्टूबर की दिन था, धनतेरस का दिन था, निफ्टी का लो था 2253 का। सो जो पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं सर वो ये है कि अभी थोड़ा सा कैश जनरेट करिए। माइट बी डाउन द लाइन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आपको बहुत वक्त मिलेगा इस बाज़ार में कुछ अच्छे स्टॉक्स लेने के लिए। दीपन जी, लेकिन इसी बीच में हमें एक चीज़ और शायद जो महसूस हम कर पा रहे हैं वो है कि बैंक्स थोड़ी सी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। इन बीएफसीज में थोड़ा सा जुझारूपन है। आपने आरबीआई ने एक रेट कट के बाद दूसरा रेट कट किया, वो हमेशा लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी तरलता सिस्टम में, एंड स्टांस में परिवर्तन। आप थोड़े से इंप्रेस हैं बैंक्स के इस जुझारूपन से, रेजिलियंस से? वीरेंद्र, अगर ये जो ग्लोबल क्राइसिस है, मैं उसको केवल क्राइसिस ही कहूंगा, क्योंकि एज ए वी स्पीक पूरा ग्लोबल ट्रेड मेरे ख्याल से थोड़ा पैरालाइज हो गया, बिकॉज देयर सो मच अनसर्टनिटी। थिंग्स में पिकअप लेटर ऑन, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा अनसर्टनिटीज है इन दी ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड। तो अगर ये लिफ्ट हो जाता है, कोई यहाँ पर अपने को सीधा सीधा सुझाव मिल जाता है, देन द फर्स्ट सेक्टर टू रैली अकॉर्डिंग टू मी एंड मे बी टच न्यू हाइज वुड बी द बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर। इसलिए आपका, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, जो भी अपना पोजीशंस है, दे शुड बी स्क्यूड मोर टुवर्ड्स बैंक्स एंड एनबीएफसीज। दे कैन बी मोर ओवरवेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रिटेल एंड सीमेंट। ये 4 सेक्टर हमने निकाले हैं जहां पर इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो का पोजीशन करना चाहिए इन फॉर लाइफ बियॉन्ड दिस क्राइसिस। ठीक है। तो उस हिसाब से जिसके पास अगर जगह है पोर्टफोलियो में, वेटेजेस कम है बैंक्स एनबीएफसी से, कि वो बढ़ा सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ मे बी फार्मा, मे बी सॉफ्टवेयर, मे बी अदर एक्सटर्नली फोकस सेक्टर्स। लेकिन अगर आप मोरलेस फुल्ली इन्वेस्टेड हो तो आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा कैश में जाने की होनी चाहिए। अगर आप 60-70% इन्वेस्टेड हो
to then churn the portfolio internally to be overweight these India-centric sectors. That is my assessment, और यही हम कर रहे हैं in our portfolios and that of our clients. जी दीपन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। क्या ये कहावत चाइना और यूएस में जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है उस पर सटीक बैठती है? क्या ये ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? स्पेशली भारत को लेकर क्या स्थिति है सर? भारत इस ट्रेड वॉर में कहाँ खड़ा है? हालांकि आपने थोड़ा इस पर अपना विचार रखा भी, लेकिन डिटेल में जानना चाहूँगी, क्या इस ट्रेड वॉर में भारत एक बेहतर स्थिति में है या फिर आने वाले समय में और हालात खराब हो सकते हैं? भैया, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, एन आई फॉर एन आई, यस, दैट एग्जैक्टली इट्स व्हाट इज हैपनिंग, नोबडी हैज कंपेयर्ड इट लाइक दैट। बट इसमें जो फाइट हो रही है उसमें डेफिनेटली इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम इट, आई एम प्रीटी सर्टन अबाउट इट, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप विद यूएस इज वेरी गुड, और वी मे बी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू नेशंस विद whom वी कैन डू अ बायलैटरल ट्रीटी। तो अगर ये बायलैटरल ट्रीटी हो जाती है तो देन एटलीस्ट देयर इज सर्टेनिटी ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और इसकी वजह से अ लॉट ऑफ ग्लोबल एमएनसीज में बी प्रिपेयर टू इन्वेस्ट इनटू मैन्युफैक्चरिंग इनटू इंडिया। क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर समझो 10-12% का कस्टम ड्यूटी लग भी जाता है इंडिया में, देन ऑल्सो इट मे मेक सेंस फॉर कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, पे द 10, 12 और 14% कस्टम ड्यूटी एंड देन एक्सपोर्ट इट टू यूएसए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मे बी द यूएस कस्टम्स इज नॉट कंप्लीटली इक्विप्ड टू मैनेज द कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो इश्यू रहता है। तो यू मे ऑल्सो हैव इंडिया एज वन ऑफ द लोकेशंस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट गुड्स इनटू इंडिया, थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करके आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा समय देना चाहिए। ये सब चीज़ों को करने में टाइम जाता है। इट कैन नॉट ओवरनाइट, यू कैन नॉट जस्ट set up new plans or change the location or the supply chains. तो इसमें थोड़ा समय जाता है। तो yes, definitely opportunities है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, but as I said, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, it's better to wait for the dust to settle down and see for sure what is India's bilateral treaty or bilateral relationship with USA. लेकिन एक और भी चीज़ है जो मेरे मन में खटकती रहती है कि let's not just talk about exports into USA. ये जो अगर टैरिफ्स लगती है, then it will affect exporters, all exports to all countries and all geographies. क्योंकि जो टर्मोइल है वो केवल यूएस में नहीं होगा, that will pass on to Europe, it will go on to other Asian countries also, Australia, Africa as well. So it is not just US, but I think this problem can be extended to many other geographies, क्योंकि वहाँ पर spare capacities आ जाती है, so they will compete for the same pie. So it's a very complicated situation. So as I said, I think that we have to wait for the dust to settle down and see exactly where we land. तो थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार, किस तरह से कैसे तस्वीर आगे बनती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दीपन जी, आपने कुछ सेक्टर्स रखे हमारे सामने जो ऐसे मूड माहौल में आपको ठीक लगते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल, रिटेल, सीमेंट आपको ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में आईटी कहाँ देख रहे हैं आप? टीसीएस के नंबर भी आए, Q4 अच्छे नहीं लग रहे, स्ट्रीट ने पनिश भी किया। आपकी आईटी स्पेस को लेकर क्या राय होगी अभी? देखिए, इट्स अ नो ब्रेनर, यू हैव टू बी अंडरवेट, ऑलमोस्ट नील वेट में बी आईटी कंपनीज। ये जो यूएस में अगर रिसेशन आता है, स्लो डाउन आती है, तो डेफिनेटली टेक स्पेंस पर इफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज विल गेट इम्पैक्टेड। अदरवाइज ऑल्सो जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की वजह से द इंडियन आईटी सेक्टर वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और ये जो एआई का जो बड़ा ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, I don't think it is benefiting Indian IT industries as much as we thought maybe 6 months, 1 year ago. So I think that investors have to look at getting underweight software companies. आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप 10 साल का TCS का सेल्स ग्रोथ निकालेंगे, that is just about 10% or so. So even after rupee depreciation, their Indian sales have gone up by 10% compound over the last 10 years. जबकि इतनी ज़्यादा challenges नहीं थी, तो you can imagine going forward for the next 10 years, all you can expect is flat growth from large cap Indian IT companies. Size भी एक बड़ी problem हो गई है इन कंपनियों के लिए. So my next expectation for the software industry is massive mergers. Surprisingly big mergers may take place so that at least they're able to cut the costs and they're able to show some kind of a growth and fill in the gaps. And definitely Indian software companies will try and migrate towards consulting projects
जहां पर एटलीस्ट देयर इज सम बिजनेस टू गो अराउंड एंड मार्जिन्स आर स्लाइटली बेटर। अच्छा दीपन जी, बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी होती हैं जो कि शायद ग्लोबली जो जिस प्रकार का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है उससे थोड़ी सी अछूती रहती है। फॉर इंस्टेंस आप देखिए हमारा हेल्थ केयर स्पेस है, वेदर इट्स डायग्नोस्टिक, हालांकि डायग्नोस्टिक काफ़ी समय से चैलेंजिंग फेज में रहा है, बट व्हाट अबाउट हॉस्पिटल स्टॉक्स या फिर इंडिगो एविएशन में या फिर टूरिज्म में अगर आप आएँ तो तमाम होटल्स, फॉर इंस्टेंस इंडियन होटल्स, आईटीसी, ये 2-3 ब्रांचेस, इसमें आपका व्यू या फिर कोई स्टॉक जो कि हाल फिलहाल में आपने ऐड किया हो? Okay, Brenda, you are right that there'll be many sectors जिनका कोई ट्रम्प टैरिफ से लेना देना नहीं है। दे आर इन देयर ओन सेक्युलर ग्रोथ मोमेंटम। उनकी फोकस है इंडियन मार्केट्स एंड वहाँ पर कोई खास ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब अगर ग्लोबल मार्केट्स आर फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ और इफ देयर इज अ सिवियर करेक्शन, तो जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल रहती है ना, वो कंप्रेस हो जाती है। अर्निंग्स तो ठीक ठाक है, या इंडिगो है, इंडियन होटल्स है, अर्निंग्स विल बी फाइन, लेकिन जो पी मल्टीपल आप देंगे दैट विल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट। कि ये जो पी मल्टीपल का गेम है ना, दैट इज नॉट एन आइसोलेशन। द पी मल्टीपल इज ऑफ होटल इज लिंक टू मे बी एविएशन, एविएशन इज लिंक टू समथिंग समथिंग समथिंग। तो जो लिंकेजेस है, देन देयर इज ग्लोबल लिंकेज ऑफ पी मल्टीपल, what stock in the industry is trading in India, that P multiple versus what is available globally। तो ये जब जो चीजें ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और सिंपलिस्टिक व्यू यही है कि अगर मार्केट गिरता है ग्लोबली, if US, Europe, Japan, China are all down and their P multiples are compressing, it is unlikely that our P multiples will not compress। तो ग्रोथ तो आ जाएगी, अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जाएगी, लेकिन पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यू मे सी दी स्टॉक्स आल्सो एक्चुअली हैव अ क्वाइट अ डीप करेक्शन। और ये हमने देखा था, वी हैव सीन इन ऑल द क्राइसिस। इन 2008 वी सॉ इट आल्सो when the South European these PIGS PIGS crisis थी sovereign debt की, we have seen that in COVID also। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली आती है तो हमारे पी मल्टीपल्स कंप्रेस होते हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो ये चीज, ये जो ट्रेंड है, ये जो फिनोमेना है, इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड कीप ट्रैक ऑफ इट। अच्छा दीपन जी, पॉसिबली आखिरी प्रश्न यहाँ से आपसे, एफएमसीजी में कंसिडरिंग द फैक्ट जो स्काई मेट की इनिशियल टिप्पणियाँ हैं कि मानसून अच्छा रहेगा इस बार, देन जो टैक्स बेनिफिट्स पास ऑन हुए उनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस बार की सैलरी से विजिबल भी होगा, आपका व्यू एफएमसीजी में आप इंटरेस्टेड हैं इस वक्त? वो जो पोस्ट बजट स्विंग कोलैप्स हुआ था वो फिर थोड़ा सा विजिबल है, कोई स्क्रिप्ट एफएमसीजी में जो कि आपको अट्रैक्ट लग रही है उस वक्त, अट्रैक्ट कर रही है उस वक्त? नो वीरेंद्र, यू हैव टू एग्जिट एफएमसीजी, एमएनसी हो या इंडियन एफएमसीजी हो। बहुत सारे उनके कैटेगरीज मेच्योर हो गए एंड ग्रोथ रेट्स ओवर देयर आर नाउ डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर आप देखेंगे तो कई सारी एफएमसीजी कंपनियां ऐसी है, दे आर नॉट इवन एबल टू मैच द नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी। यानी कि ये एक ऐसा सेक्टर हो गया विच इज ग्रोइंग स्लोअर देन द जीडीपी। और ऐसे स्लो ग्रोथ स्टैग्नेटिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टर के अच्छे पैसे, अच्छे रिटर्न नहीं बनेंगे। I don't think they will lose money, but I don't think they will make very much money also। बहुत सारे अच्छे कंजम्पशन स्टॉक्स है, you should definitely go for those consumption stocks rather than FMCG। और कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनके पास बाप दादा के शेयर्स है ऑफ ऑल दीज FMCG कंपनीज, और उनके लिए बहुत ही टफ डिसीजन है टू सेल दीज कंपनीज विच आर लाइक द फैमिली गोल्ड। लेकिन आपको ये डिसीजन लेना ही है एंड यू हैव टू एग्जिट आउट ऑफ दीज कंपनीज, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि देयर इज नो वे दैट दीज कंपनीज कैन गो बैक टू डबल डिजिट ग्रोथ रेट एट टॉप लाइन विद प्राइस इंक्रीजेस आल्सो। और मेरे ख्याल से अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको ऐसी कंपनी पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर यू आर कॉन्फिडेंट दैट ऑन एन एवरेज इट कैन डिलीवर मिनिमम 15% ग्रोथ रेट। इसके नीचे आपको कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस नहीं है दैट यू मेक गुड रिटर्न्स। ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इट में गो अप बाय 30, 40, 50%, लेकिन जो मल्टी बैगर स्टॉक है, जो आउट परफॉर्मर्स, द लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स फॉर 5, 10, 15 years which you want to hold, that wealth gets created only when the company or the sector is growing। दीपन जी, अब ठीक है, आखिरी सवाल मेरी तरफ से। अभी आपने बोला कि ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए जिसमें मल्टी बैगर रिटर्न नजर आ रहे हैं, ऐसे कोई स्टॉक्स आपके रडार पर फटाफट से अगर आप बता पाए? नो श्रेया, मेरा पूरा आपके साथ डिस्कशन यही था कि हमारा अभी थोड़ा कॉशियस है। माय फर्स्ट आंसर वाज कैश लेवल्स बढ़ाने चाहिए,
go for India centric centers. So let's not talk about which stocks to buy, which are multi bagger. अभी बहुत ही पिक्चर बाकी है इसमें, और कैसे इवॉल्व होता है, what sort of horror takes place, we can't say. We can keep our fingers crossed, but let's not get very adventurous at this point of time. बहुत शुक्रिया दीपन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के डिटेल में आंसर करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। चलिए अब डीलिंग रूम की तरफ रुख करते हैं, क्या कुछ संकेत वहां से मिल रहे, कौन से स्टॉक